हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने इंग्लिश मीडियम 11th क्लास के अंदर ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो था वो कर रहे थे। चैप्टर सेकंड जो है वो अपना अर्थ के ओरिजिन से, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो है इससे रिलेटेड था। इसके अंदर कल अपने सोलर सिस्टम कर रहे थे। सोलर सिस्टम के अंदर अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल और जो जोवियन प्लैनेट्स जो हैं, इन प्लैनेट्स के बारे में अपने यहां स्टडी कर रहे थे। तो आपको ये बताया था आपको भी टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट है इनको अपने इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इन्हें आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है, प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसमें अपने मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट आते हैं। इसके अंदर अपने जुपिटर, सैटर्न, विनस, यूरेनस, विनस नहीं यूरेनस, नेपच्यून जो है, ये 4 प्लैनेट आते हैं। यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं, ये 4 प्लैनेट्स अपने जो है वो आउटर प्लैनेट में आते हैं। इसका आपको बताया था भाई, ये जो प्लैनेट होते हैं इनका जो सरफेस है वो सरफेस रॉक्स एंड मेटल्स का बना हुआ होता है, लाइक एज अर्थ, यानी अर्थ के समान जो है इनका रॉक्स और मेटल्स से बना हुआ सरफेस पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर जो है अपने जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो भी क्या है, हाई पाई जाती है। इनका आपको बताया था अभी, इनके अंदर जो है जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस जो होती हैं उनसे बना हुआ एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और ये होते हैं लाइक एज जुपिटर, इसलिए इनको क्या है, जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो अपने यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स जो हैं इनके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसके बाद अपने आते हैं इनके बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए अपने जो है, द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फ्लोइंग पॉइंट्स। तो फ्लोइंग पॉइंट्स जो है उनके अकॉर्डिंग अपने ये जो है कर सकते हैं। इनमें जो पहला डिफरेंस है उसकी अगर बात करें तो द टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट वेर फॉर्म्ड इन द क्लोज वेनिसिटी ऑफ द प्लैनेट, क्लोज वेनिसिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। तो क्लोज जो वेनिसिटी है उनकी वो प्लैनेट स्टार के साथ पाई जाती है, यानी क्लोज वेनिसिटी ऑफ पेरेंट स्टार, यानी पेरेंट जो स्टार है उस पेरेंट स्टार के समीप जो है इनका उद्गम हुआ है, उसके पास में ही इनका क्या है, निर्माण हुआ है। टेरेस्ट्रियल जो अपने प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं इनका जो फॉर्मेशन है वो पेरेंट स्टार के पास ही हुआ। वहां पर पेरेंट स्टार के पास होने की वजह से इनका जो एटमॉस्फेयर था वो क्या था, काफी वार्म था। तो ये क्या थे, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे ये बहुत ज्यादा वार्म थे पेरेंट स्टार के साथ में होने की वजह से। और गैसें जो थी वो अपने यहाँ पर गैसों की जो मात्रा थी वो भी क्या थी, काफी मात्रा में अपने गर्म थी। और सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड पार्टिकल्स भी जो है वो यहाँ पर ज्यादा पाए गए थे। दूसरी अगर जोवियन प्लैनेट्स की अगर बात की जाए तो जोवियन जो प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स जो है वो अपने ये कह सकते हैं भी उनका जो फॉर्मेशन है वो क्वाइट डिस्टेंस के ऊपर या क्वाइट डिस्टेंस पे जो है लोकलाइजेशन हुआ। इनका जो था उससे क्या हुई, जो पेरेंट स्टार थी उससे दूरी जो थी वो बढ़ गई। फर्स्ट पॉइंट ये आता है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या आता है। सेकंड पॉइंट के अंदर ये बात है भी अपने जो टेरेस्ट्रियल जो अपने प्लैनेट्स हैं
इन टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के ऊपर जो सोलर विंड थी वो सोलर विंड मोस्ट इंटेंसिव थी नियर सन के। तो जो सन था उस सन के पास में मोस्ट इंटेंसिव थी, मोस्ट इंटेंसिव सोलर विंड नियर सन। तो सन के पास में अगर बात करें तो सोलर विंड थी वो नियर थी सन के, क्या थी, काफी इंटेंसिव थी। इंटेंसिव होने की वजह से वहां पर जितनी भी गैसेस जो थी उन गैसेस को ये सोलर विंड अपने साथ ले गई, और जो जोवियन प्लैनेट जो थे वो क्या थे, दूर थे, तो सोलर विंड जो थी वहां तक इतना पहुंच नहीं सकती थी, जोवियन प्लैनेट्स तक पहुंच नहीं पाई थी, जिसकी वजह से जो गैसें हैं उन गैसों का वहां पे एटमॉस्फेयर जो है वो काफी थिन पाया गया, घनत्व वाला पाया गया, डेंस जो अपने एटमॉस्फेयर है वो वहां पर पाया गया। सेकंड पॉइंट ये आता है। थर्ड पॉइंट ये आता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो है वो आर सिमिलर एट देयर लोअर ग्रेविटी। तो वो सारे के सारे सिमिलर हैं और उनकी जो ग्रेविटी है वो क्या है, काफी लोअर पाई जाती है। कुड नॉट द एक्सेप्टिंग गैसेज, और जिसकी वजह से वहां पर गैसेज जो है उनका स्केप हो गया था। तो ये इस प्रकार से इनके क्या है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन जो प्लेनेट्स हैं उनकी डिफरेंस आता है। इसके बाद में अपने चलते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर में आता है द फॉर्मेशन ऑफ मून, या द मून की बात करें भी, मून का जो है द मून फॉर्मेशन, मून जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो देखिए अपने मून की बात करें तो मून जो है ये क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड सिमिलर एज अर्थ, यानी अर्थ के समान ही ये क्या है, दिखाई देता है, एक नेचुरल अपने सैटेलाइट है। और इसका भी जो फॉर्मेशन है वो भी अर्थ के जैसे ही इसका भी क्या है, फॉर्मेशन हुआ। जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही जो मून है अपना, इस मून का भी फॉर्मेशन हुआ। इस फॉर्मेशन को अपने डिस्क्राइब करने के लिए या इसका एविडेंस देने के लिए 1838 की बात है। इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन जो थे, उन सर जॉर्ज डार्विन ने ये सजेस्ट करवाया भी अपना जो मून है, ये मून भी क्या है, इनिशियल रूप से अपने अर्थ के साथ, अर्थ का ही एक पार्ट है। अर्थ एंड मून जो है इनका जो फॉर्मेशन है वो भी एक साथ ही हुआ है, यानी अर्थ के लाइक ही इसका भी क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अर्थ का ही ये क्या है, एक पार्ट है। तो इन्होंने कहा भी अर्थ और मून जो है वो क्या थे, एक सिंगुलर रैपिडली रोटेटिंग बॉडी थे, यानी अर्थ एंड मून सिंगुलर रोटेटिंग बॉडी, यानी ये क्या थे, एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी थे, सिंगुलर यानी एक ही बॉडी थे, जिसकी बॉडी के अंदर क्या थी, अपने डोम शेप्ड, डोम बेल शेप्ड, यानी डोम बेल शेप्ड जो थी इसका आकार था, यानी ये क्या था, किनारों पर अपने बीच से बड़ा था और किनारों पर पतला था। तो इस प्रकार से ये डोम शेप्ड बॉडी थी जो अर्थ और मून की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम पास होता गया ये बॉडी जो थी, ये बॉडी सेपरेट हो गई, और सेपरेट होने के बाद में जो इससे वो भाग सेपरेट हुआ, वो भाग अर्थ के चारों ओर, यानी अराउंड, अर्थ के चारों ओर जो है, ऑल अराउंड वो है, वो क्या है, घूमने लग गया, जिससे क्या है, अपने मून की फॉर्मेशन हुई। तो ये तो अपने कह रहे थे सर जॉर्ज डार्विन, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, अपने जो प्रेजेंट साइंस है या प्रेजेंट जो साइंटिस्ट है वो इस बात को अपने मानते नहीं है, या इस एक्सप्लेनेशन जो है, ये जो दिया गया है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो प्रेजेंट टाइम के अपने साइंटिस्ट हैं वो इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं भी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो वो जनरली बिलीव करते हैं दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून, यानी फॉर्मेशन जो मून की हुई है उसके अंदर क्या है, एज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो आज एक सैटेलाइट के रूप में अर्थ के ऊपर अर्थ के सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है।
तो उसका जो अपने फॉर्मेशन हुआ है वो एक गेंट इंपैक्ट के कारण हुआ है। यानी क्या हुआ, अपने फॉर्मेशन कर रहा था सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है अर्थ का, उसका क्या हुआ, एक गेंट इंपैक्ट हुआ। उस गेंट इंपैक्ट के कारण जो है, या उस गेंट इंपैक्ट के रीजन के कारण ही इसका फॉर्मेशन हुआ। उस गेंट इंपैक्ट रीजन को बोला जाता है द बिग स्प्लैट। द बिग स्प्लैट। तो द बिग स्प्लैट जो ये कंडीशन आई, इस कंडीशन की वजह से अपने अर्थ के ऊपर माना जाता है भी जो अपने मून है, इस मून का फॉर्मेशन हुआ। द बिग स्प्लैट क्या है, इसके अंदर देखिए ये जो अपने साइंटिस्ट है वो बोलते हैं भी इसमें क्या थी, जो मार्स था उस मार्स से एक ऐसी बॉडी जो थी वो 1 to 3 टाइम्स बिग थी। तो वो 1 to 3 टाइम्स बॉडी जो बिग थी वो क्या हुई, अर्थ के पास से गुजरी। तो अर्थ के साथ क्या है, उसका टकराव हुआ, यानी टक्कर हुई, और टक्कर होने के बाद में अर्थ से एक पीस जो है वो सेपरेट होकर अलग हो गया। और अलग होने के बाद में वो क्या हो गया, जो अपने इसकी ऑर्बिट थी अर्थ की ऑर्बिट के साथ वो घूमने लग गया। और उसकी वजह से जो आज अपना ये मून बना है, ये मून जो है वो सैटेलाइट बन गया। तो इसको अपने अर्थ का ही एक पार्ट मानते हैं। और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं भी अर्थ के ऊपर जहां आज अपना आज पैसिफिक ओशियन है, उस पैसिफिक ओशियन के लाइकेज ही इसकी जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर है अपने मून की। इसलिए इसको अपने क्या है, ये अर्थ का ही एक पार्ट मानते हैं और कहते हैं भी अर्थ का जो निर्माण है उसके साथ ही इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। और मून का जो फॉर्मेशन है वो अपने अप्रोक्सीमेटली 4.44 मिलियन ईयर्स अगो माना जाता है। यानी 4.44 मिलियन ईयर्स अगो जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था मून का। तो ये मून के लिए आ गया। इसके बाद में देखिए अगला अपना चलता है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो आप देखिए अपने ये लेसन पढ़ा है, इस लेसन के अंदर आप सभी ने ये जाना भी अपनी जो अर्थ है वो अर्थ जो स्टार्टिंग के अंदर जो थी या अपनी डेवलपिंग कंडीशन के अंदर जो थी वो किस प्रकार की थी। तो डेवलपिंग टाइम के अंदर जो अपनी अर्थ थी वो इनिशियल रूप से अर्थ इनिशियली ए बर्न रॉक्स, यानी एक गलता हुआ ग्रह थी जिसके ऊपर अपने रॉक्स वगैरह जो है ये पाए जा रहे थे। हॉट जिसका ऑब्जेक्ट था, हॉट ऑब्जेक्ट्स थे, मैनी गैसेस थी, हॉट ऑब्जेक्ट था, मैनी गैसेस थी। एटमॉस्फेयर के अंदर जो था इसका क्या था, ये थिन एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर अपने हाइड्रोजन और जो हीलियम जो गैसें हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसें हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसें जो है ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में थी। तो इस प्रकार से ये जो एक अपना अर्थ का जो है इसको मान सकते हैं, ये जो अर्थ थी वो एक प्रकार से बिल्कुल उजाड़ या वीरान ग्रह था स्टार्टिंग के अंदर। तो स्टार्टिंग के अंदर इसकी जो सरफेस थी अर्थ की वो बर्नर थी, यानी बहुत गर्म थी सरफेस, रॉक्स चट्टानी थी, हॉट ऑब्जेक्ट्स थे, गैसेस थी, ये थिन एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर हाइड्रोजन और अपने हीलियम गैसें थी। तो ये जो अपने इस प्रकार का एक उजाड़ ग्रह था या बर्न जो ग्रह था, ये बर्न या उजाड़ ग्रह टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पासेज होता गया वैसे वैसे ये जो है क्या है, एक ब्यूटीफुल प्लेनेट के रूप में अपने सामने आया। तो ब्यूटीफुल प्लेनेट जो है उसके अंदर इसकी क्या है फॉर्मेशन हुई। जो अर्थ की सरफेस है वो क्या है, कोल्डेड हो गई। कोल्डेड होने के बाद में यहाँ पर जो लाइफ है वो अपने आ गई। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो था, उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो मैनी गैसेस जो हैं उनका निर्माण हुआ। अपने लाइफ के लिए जो गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसों का अपने फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हुआ। उसकी वजह से इस प्रकार से ये जो है इसका अपने इवोल्यूशन जो है वो आता है। और इसका इवोल्यूशन जो है वो ये माना जाता है भी आज से लगभग 4600 मिलियन ईयर्स
अगो हुआ था। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है इसके ऊपर अपने जो इवोल्यूशन है अर्थ का वो होता गया। इसके बाद अपने अर्थ के इवोल्यूशन के बाद में अपने आता है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर आता है। लिथोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर जो है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखिए अपने बात करें तो अर्थ जो थी अपने ये कह सकते हैं भी स्टार्टिंग के अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा वायलेट जो थी वो प्लेनेट थी, यानी वायलेट प्लेनेट थी, विस्फोटक ग्रह था। और इसमें जो इसकी प्रामीडियल जो स्टेज थी, प्रामीडियल जो स्टेज थी वो प्रामीडियल स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा वीरान ग्रह थी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पासिज होता गया, टाइम पासिज होता गया, इसके ऊपर जितनी भी अपनी कंडीशन थी वो कंडीशन जो थी वो कोल्डेड हो गई, कूल्ड हो गई यानी ठंडी होने लग गई। जैसे माने तो जैसे अर्थ की सरफेस है तो अर्थ की सरफेस में क्या हुआ, जो हैवी मटेरियल जो थे वो इसके क्या हो गए, सेंटर में चले गए। एंड जो अपने हल्के थे, हल्के मटेरियल जो थे वो क्या आ गए, इसकी सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आ गए। यानी कोल्ड होने की जो प्रोसेस हुई उस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या हुआ, जो हैवी मटेरियल जो था वो तो क्या हो गया, इसके सेंटर में पहुंच गया, यानी सेंटर में नीचे की तरफ चला गया। लाइक जैसे आयरन, जैसे लोहे की बात करें, आयरन जो है वो इसके कोर तक पहुंच गया, कोर में चला गया। हल्के जो सरफेस के ऊपर जो अपने लाइट मटेरियल जो थे वो सरफेस पे आ गए। अब लाइट मटेरियल सरफेस पे आए तो उन मटेरियल्स के अंदर क्या थे, बिल्कुल छोटे छोटे कण थे। तो छोटे छोटे जो सिंगुलर बॉडीज जो थी या स्मॉल बॉडीज जो थी या स्मॉल अपने पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स जो थे वो ठंडे होने लग गए, कूल्ड होने लग गए और सरफेस बनने लग गया। इसी प्रकार अर्थ के नीचे जो अपने गया ये धातु, यहां से अपने बहुत से प्रकार की जो गैसेज वगैरह हैं, वाटर वेपर वगैरह जो है वो बाहर निकलने लग गई। उस प्रोसेस की वजह से भी क्या हुआ, सरफेस जो है वो कूल होने लग गया। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। ऐसे ही अपने फिर बात आती है, ये सरफेस बनना स्टार्ट हो गया, डेवलप होना स्टार्ट हो गया अर्थ का लिथोस्फीयर। फिर क्या हुआ, इसमें जब अपने मून की जो प्रोसेस आती है, यानी मून का जब सैटेलाइट मून बना अर्थ का, तो उस समय इसमें जो गैंट इफेक्ट हुआ था, उस गैंट इफेक्ट की प्रोसेस के कारण ये दोबारा से क्या हो गई, हॉट हो गई, यानी उसमें दोबारा से बर्निंग हो गई या हॉट होकर ये कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो गई। बाद में फिर इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और कंडेंसेशन होने के बाद में जो इसकी प्रोसेस चलती रही, उस प्रोसेस के अंदर सरफेस जो है वो कोल्ड होता गया और जो इसका इंटीरियर पार्ट जो है वो अपने हॉट रहता गया। तो इस प्रकार से इसके जो है सरफेस के अंदर जो लिथोस्फीयर है, उस लिथोस्फीयर की जो प्रोसेस है या फॉर्मेशन जो है वो अपने स्टार्ट हुई थी अर्थ की। इसके बाद आता है अपने इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए अपने एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करें तो अर्थ के ऊपर अपने जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है अपने लाइफ के लिए जो अपनी जरूरी मानी जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो गैसेज हैं, इन गैसों से जो है अपना एटमॉस्फेयर है वो आज बना हुआ है। और ये गैसेज जो है इनकी मात्रा जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी अपने अर्थ का जब इवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का उस समय। तो इनका जब निर्माण होना स्टार्ट हुआ तो उस निर्माण के दौरान क्या प्रोसेस हुई या किस प्रकार से जो है इनका एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जो है इसका अपने यहां पर फॉर्मेशन हुआ अर्थ के ऊपर, उसके बारे में यहां आता है। तो अपने जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर के जो अपने बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन जो है, इस एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन के अंदर अपने अर्थ जो है वो कंडेंसेस हुई, कंडेंसेस्ड होनी स्टार्ट हुई। कंडेंसेशन की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन
कंडेंसेस्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मेशन के ड्यूरिंग इनर जो कोर पार्ट है अर्थ का, तो कोर के अंदर क्या हो गए, हैवी मटेरियल गए, हैवी मैटर जो है वो कोर में चले गए। अब ये हैवी मैटर कोर में थे और कोर में इनका कंडेंसेशन होया या कूल जो होने हैं, कूल्ड होने की इनकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई, कूल्ड होने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो इस कोर से सरफेस की तरफ गैसेज आनी स्टार्ट हुई, गैसेज आनी स्टार्ट हुई। गैसेज के बाद में इसके साथ में ही वाटर वेपोर आई। स्टार्टिंग की जो यहां पर गैसें थी, यानी जो सरफेस था अर्थ का, उस सरफेस पर स्टार्टिंग की जो गैसें थी जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन जो है, इनको क्या हुआ, इनिशियल रूप से इन जो गैसेस को सोलर विंड ने हटा दिया, यहां से सोलर विंड ने हटा दिया। अब ये जो है क्या होती हैं, ज्वलनशील गैसें होती हैं, यानी गर्म रखने वाली सतह को गर्म रखने वाली गैसें होती है। तो इन गैसों के हटने के बाद में सरफेस पार्ट जो है वो क्या हो गया, कूल होना स्टार्ट हुआ। कूल होना स्टार्ट हुआ तो ऊपर वाला सरफेस कूल हुआ, तो उसी के साथ इसका इंटीरियर पार्ट जो है, इंटरनल पार्ट जो है उसको भी कूल होना स्टार्ट हुआ। तो उसकी वजह से अब इंटरनल पार्ट कूल होना स्टार्ट हुआ, तो वहां से वाटर वेपोर गैसेज जो है वो बाहर आने लग गई। अब गैसेज बाहर आई तो बाहर की जो सतह थी ये भी क्या हो गई थी, कूल हो गई थी, ठंडी हो चुकी थी। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसें आई, गैसों के आने की वजह से वहां पर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने लग गए, विभिन्न प्रकार की गैसें आ गई। तो उस कंडेंसेशन की वजह से वाटर वेपोर आ गई, वाटर वेपोर की वजह से वहां पर रेन वगैरह होने लग गई। तो जो गैसेज वहां पे आई, इन गैसों की जो अपने फॉर्मेशन है होने लग गई, और इनकी जो अपने मांग, अपने जो डिमांड थी या इनका जो अपने इंक्रीज हो गई थी, ये गैसेज जो है वो इंक्रीज हो गई थी। इंक्रीज होने के कारण अपना एटमॉस्फेयर बना। अब गैसें इंक्रीज हो गई तो उस गैसों के अंदर वाटर वेपोर आई, और वाटर वेपोर आने की वजह से उनका हुआ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन होने की वजह से रेन होने लग गई, रेन होने लग गई। रेन से अपने वाटर जो है वो अपने उपलब्ध होने लग गया, वाटर जो है वो अपने अर्थ के ऊपर आने लग गया, और अर्थ के ऊपर जहां जहां पर दरारें थी या खाइयां बनी हुई थी, यानी क्रैक्स थे, या जहां पे बहुत गहराई, अपने ये बोल सकते हैं अभी जो गहरा गड्ढा था, उस गहरे गड्ढों के अंदर क्या है, पानी एकत्रित होने लग गया, ओशियन वगैरह जो है इनकी फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रकार से जो है वो अपने हाइड्रोस्फीयर जो है इसका भी निर्माण हो गया। इसके बाद में धीरे धीरे जो है वो हाइड्रोस्फीयर का जो है अपने ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है चीज वो आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो अपनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कारण अपना जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, इसका जो है फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। और इस प्रकार से अपने जो है वो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। और इसके फॉर्मेशन के अंदर ये अपने बात करते हैं भी अपने जो लाइफ है वो लाइफ ये मानते हैं भी सबसे पहले जो लाइफ है अपने, उस लाइफ का ओरिजिन जो है वो वाटर सोर्स जो है उनके अंदर ही हुआ था, और वाटर सोर्स से ही यहाँ पर जीवन जो है अपने स्टार्ट हुआ अर्थ के ऊपर। और तो इस प्रकार से अपने एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की बात आ गई। इसके बाद अपने आते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले इसकी बात कर लेते हैं अपने। तो ये देखिए, इसमें एटमॉस्फेयर और इसमें हाइड्रोस्फीयर के अंदर तीन प्रकार की प्रोसेस मानी जाती है, तीन स्टेजेस जो है उनके अकॉर्डिंग ये जो है स्टडी की जाती है। इसमें पहली स्टेज ये आती है भी जो हैवी मटेरियल जो थे वो कोर में गए, और जो लाइट मटेरियल जो थे वो ऊपर आए सरफेस के ऊपर। तो अब क्या हो गया, इसका अपने कूल होने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सेकंड प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, जो इनर पार्ट जो था वो कूल होना स्टार्ट हुआ, तब अपने वहां से गैसेज और वाटर वेपोर जो है वो सरफेस की ओर आए, और सरफेस पर आने की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्टार्ट हो गई। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद में यहाँ पर जो है अपने एटमॉस्फेयर का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, या हाइड्रोस्फीयर का निर्माण होना जो है फॉर्मेशन होना वो स्टार्ट हो गया।
तो इसके बाद अपने थर्ड स्टेज के अंदर जो आता है वहां पर अपने एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ में आते हैं। तो देखिए जो प्रोसेस चल रही थी अर्थ की अपने कूल्ड होने की, उस कूल्ड होने की प्रोसेस के कारण यहाँ पर अपने लिथोस्फेयर बन गया, एटमोस्फेयर बन गया और हाइड्रोस्फेयर बन गया। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइफ के लिए अपने ये कह सकते हैं लाइफ के अकॉर्डिंग एक बढ़िया इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका था हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमोस्फेयर के बनने के बाद में। तो यहाँ पर जैसे अपने ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पर फुल मात्रा में हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि देखिए जब अपने वाटर वेपोर आई, वाटर वेपोर आने के बाद अपने जो वाटर है वो अपने ओशन वगैरह जो है उनके अंदर अपने क्या हो गया, एकत्रित हुआ, और एकत्रित होने के बाद में, इकट्ठा होने के बाद में जो अपने ओशन का जो वाटर था उस ओशन के वाटर से अपने को ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन पूरी होने लग गई। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान अपने जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो गैसें हैं, अमोनिया वगैरह जो गैसें हैं, इनका अपने क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इन गैसों के निर्माण होने से एटमोस्फेयर बना और हाइड्रोस्फेयर बन गया। अब यहाँ पे बात आती है अपने जो सबसे पहले अपने जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो माइक्रो अपने बोल सकते हैं माइक्रो एनिमल्स या माइक्रो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो जो जीव हैं उन माइक्रो जीव से या सूक्ष्म जो जीव हैं उन जीवों की वजह से जो है अपने यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। लाइफ का ओरिजिन जो है वो वाटर पार्ट जो है उससे माना जाता है, यानी अपने जो हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर के बनने के बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो अपने जैसे ब्लू एल्गी है तो ब्लू एल्गी का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिससे धीरे धीरे लाइफ जो है वो बढ़ती गई। और आज अपने जो है वो लाइफ जो है अपने पृथ्वी के ऊपर देख सकते हैं भी किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये लाइफ जो है उसका निर्माण हुआ। ये माना जाता है भी लाइफ जो है वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो अपने अर्थ के ऊपर जो है अपने प्रेजेंट हो गई थी, पाई गई थी। और 3800 मिलियन ईयर के लगभग जो है वो पृथ्वी के ऊपर अपने अर्थ के ऊपर जो लाइफ है इसका ओरिजिन हो गया था। तो इसी प्रकार अपने जो है अर्थ के बारे में आता है भी, अर्थ के बारे में अपने पढ़ा भी, इसका ओरिजिन इवोल्यूशन जो है अर्थ के ऊपर कैसे हुआ। अर्थ के ऊपर अपने जो है हाइड्रोस्फेयर एंड जो अर्थ एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ओरिजिन ऑफ द अर्थ लाइफ जो है वो कैसे हुई है, लिथोस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, अर्थ का कैसे हुआ है, मून कैसे बना, सोलर जो अपना सिस्टम है वो किस प्रकार से है। तो उन सारे जो तथ्य हैं उनके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं आज। तो ये लेसन जो है वो आपका कंप्लीट होता है इसी ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ में। तो देखिए अपने जो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर तो अपने पढ़ा भी जो लाइफ है वो किस प्रकार से अपने सामने आई भी, जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो कैसे आई, कैसे नहीं आई भी। प्रोसेस जो है, जो सूक्ष्म जीव थे वो बने, उन सूक्ष्म जीवों से फिर आगे जीव बढ़ते गए, फिर पानी के अंदर जो शैवाल है उन शैवालों का जन्म हुआ, तो शैवालों के जन्म से फिर आगे सूक्ष्म जीव पैदा हुए, उन सूक्ष्म जीवों से आगे जीवन जो है वो बढ़ने लग गया और धरती के ऊपर जीवन जो है वो परिलक्षित हो गया या उपलब्ध हो गया। वो चीजें यहाँ पर अपने पढ़ी है। तो अब लिथोस्फेयर हो गया, अपने एटमोस्फेयर, ये सारी जो है चर्चाएं हो चुकी हैं, द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट एंड इसमें। तो कल अपने जो है वो थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे, तीसरा लेसन जो है उसके बारे में अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड को। तो चैप्टर थर्ड जो है वो अपने रिलेटेड है अपने जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो इंटीरियर पार्ट है। चैप्टर थर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड। सेकंड चैप्टर के आपको जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। चैप्टर थर्ड जो है वो अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उससे ये क्या है, रिलेटेड चैप्टर है, जिसके अंदर अपने अर्थ की इंटीरियर पार्ट है उसके बारे में जानेंगे भी, वो किस प्रकार का पार्ट है, कैसे बना हुआ है, कैसे नहीं बना हुआ है। तो देखिए अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज इस लेसन के बारे में। इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो अंदरूनी भाग है उसकी बात हो रही है। तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा अपने में, या ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसने इंटीरियर पार्ट को जाकर देखा है भी इंटीरियर पार्ट कैसा है।
या इस प्रकार का होगा। अपने जो है वो सिर्फ मत दे सकते हैं भी इंटीरियर पार्ट जो है वो किस प्रकार का होगा। धरातल को देख के ये कह सकते हैं भाई हाँ ठोस हो सकता है, पानी को देखते हैं तो ये कह सकते हैं भाई हाँ द्रव के रूप में होगा, तरल के रूप में होगा, हवा चलती है, वायु चलती है, गैसें आती हैं उनके रूप में देख सकते हैं तो कैसे हैं भी गैस जैसा होगा। तो देखिए इसको अपने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, यानी अप्रत्यक्ष जो अपने क्या होते हैं साधन होते हैं, मीन्स जो होते हैं, इनडायरेक्ट जो सोर्स होते हैं, उन इनडायरेक्ट सोर्स से हमें पता चलता है इंटीरियर पार्ट के बारे में। कुछ अपने पास क्या होते हैं डायरेक्ट सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जिनसे अपने क्या है डायरेक्ट पता चल जाता है देखने से। जैसे अपने सरफेस देखा, पता चल गया सरफेस ऐसा है तो इस प्रकार से होगा। कोई आपने लिक्विड देखा, उस लिक्विड से आपने अंदाजा लगा लिया भी ये लिक्विड से है। गैसों को देखा, उसका अंदाजा लगा लिया भी ऐसा होगा। वो तो थे डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट के अंदर देखिए क्या होगा, इनडायरेक्ट में वह चीजें होंगी जिनको आप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अपने सामने नहीं देख सकते। इनडायरेक्ट यानी जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। अब इनडायरेक्ट सोर्स जो है उनको आप कैसे देख सकते हो या कैसे उनसे पता लग सकता है। डायरेक्ट के अंदर तो सरफेस देख लिया आपने, कोई माइन में गए, उस माइन के अंदर आपकी खुदाई चल रही है, माइनिंग चल रही है, उस माइनिंग में आप गहराई तक गए, जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की गहराई जो वहां तक आप पहुंच गए, तो उस गहराई तक उतनी जो अपने डीप गए हो, उस डीप तक आपने उसको अर्थ का देखा भी ये जो पार्ट है ये ठोस आ रहा है, यहां से जैसे कोयला निकल रहा है, कहीं से अपने सिल्वर निकल रहा है, कहीं से गोल्ड निकाल रहे हो माइनिंग से, तो वहां पर देखा आपने भी यहाँ पर ये जो मेटल वगैरह जो है ये निकल रहा है, तो इतनी गहराई पर ये चीजें हैं। वो तो क्या है इनडायरेक्ट में आता है। इसके अलावा जैसे अपने ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, वोल्केनो इरिप्शन जो होता है, उस वोल्केनो इरिप्शन के दौरान अपने जो मैग्मा आता है, उस मैग्मा के अंदर बहुत से प्रकार की मेटल होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती हैं, तो उन गैसेज डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपोर जो है वो आती है, उनसे भी अपने क्या है देख सकते हैं, वो डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर आती है। इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर प्लेट टेक्टोनिक जो है वो आती है इनडायरेक्ट में। आपका जो अर्थक्वेक है वो इनडायरेक्ट में आता है, तो वो इनडायरेक्ट मेथड जो है उनसे अपने पता चलता है। अब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के द्वारा अपने जो है या अर्थक्वेक से अपने ये जान सकते हैं, नाउ कर सकते हैं अभी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसे बना हुआ है या किस प्रकार से बना हुआ है, उसके बारे में अपने यहाँ पर जान सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक जो अपने क्रियाएं होती हैं उनसे अपने जान सकते हैं भाई अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो इस प्रकार से अपने क्या है अर्थ की इंटीरियर पार्ट जो है उसके बारे में जान सकते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं उन साइंटिस्टों ने या जो जियोलॉजिस्ट हैं उन जियोलॉजिस्ट ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है इसको सोल्व करने के लिए बहुत कुछ बताया है या बहुत कुछ जो नॉलेज है वो दी है इसके अंतर्गत द इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो ये अपने चैप्टर जो है ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो इसमें अपने आपको मैंने बताया जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो सोर्स हैं उन सोर्सेज के बारे में हो चुका है, इनडायरेक्ट जो सोर्स हैं उन सोर्स के बारे में हो चुका है। तो ये इस प्रकार से अपने जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है इसकी अपने स्टडी जो है वो इसमें करेंगे और इंटीरियर पार्ट के बारे में जानेंगे भी हम जिस अर्थ के ऊपर लिविंग कर रहे हैं वो अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है या इंटीरियर जो है अर्थ का कैसा है, अंदरूनी भाग कैसा है। तो अंदरूनी भाग जो है उसके बारे में अपने को यहाँ पर जो है जानने का मौका मिलेगा, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है वो इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के अंदर अपने जो पहला जो स्रोत आता है वो आता है अर्थक्वेक का, यानी जिसमें अपने जानते हैं अर्थक्वेक से। तो अर्थक्वेक की बात कर रहा था मैं, तो अर्थक्वेक के अंदर देखिए अपने अर्थक्वेक क्या होता है, ऐसा कंपन जो अर्थ को हिला दे यानी पृथ्वी को हिला दे, वो कंपन या ऐसी वेव जो है जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस को अनइवन कर दे, उबड़ खाबड़ कर दे हिलने की वजह से, तो वो अपने अर्थक्वेक कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो अर्थक्वेक जो है अपने इससे अपने इंटीरियर पार्ट की आ जाती है, इसकी जो वेव्स होती हैं उन वेव्स से हमें इंटीरियर पार्ट के बारे में अपने जो है नॉलेज प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ये हमारे लिए एक बेस्ट लेसन है और इसकी जो स्टडी है वो अपने
कल वाले लेसन में करेंगे। और कल अपने ये लेसन स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है वो लेने की कोशिश करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। थैंक यू।